जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्मृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा यूट्यूब चैनल भी है और एप्लीकेशन भी है SWS एप्लीकेशंस, जिसमें सारे क्लासेस जो है आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। मैं के सर स्टडी विद स्मृति की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत जल्द ही जेपीएससी का 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने का संभावना बहुत तेज हो गया है कि डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है। ऐसे संभवतः मार्च में एग्जाम्स का डेट तो कहीं ना कहीं आने का नोटिफिकेशंस वगैरह आ गया है, बट एग्जैक्ट जो है कितना सीट्स होंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ये अभी आना बाकी है। जो कभी भी आपके समक्ष जो है ये सारी जानकारी जो है साझा हो सकती है आयोग के द्वारा। तो अब जो है समय बहुत कम बचा है कि किस तरीके से अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से सही सही तरीके से हर एक तरीके से, हर एक डायमेंशन से पूरी तरीके से कवर किया जा सके। पूरी तरीके से कहने का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे विषय का जो है अध्ययन करना है। उस विषय में किसी में भी अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह गए और उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो वही आपका सिलेक्शन में बाधा बनेगी। कई छात्र जो है वो कई बार जो है एग्ज़ाम्स देते हैं और उनका पीटी क्लियर नहीं होता, जबकि उनकी तैयारी मेंस स्तर पे बहुत अच्छी होती है। तो तैयारी का दो पड़ाव है जिसमें आपको पीटी और मेंस दोनों पास करना है, उसके बाद आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे। तो पीटी जो है सबसे प्रारंभिक परीक्षा है, इसलिए इसको प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आता है। उससे संबंधित विषयों को डिस्कस ऑलरेडी कर दिया गया है। मेरा आज जो क्लास है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से साइंस का क्या रोल है जेपीएससी के पीटी में। आज हमारा पीटी स्पेसिफिक पूरा सिलेबस डिस्कशन है और साथ ही साथ हम लोग इसके बाद स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग को आखिर इसमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। मैं के सर 7 इयर्स का एक्सपीरियंस में लगातार आप सभी को जो है जेपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करा रहा हूं साइंस विषय का, और इस साल भी स्टडी विद स्मृति की टीम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं और हम सभी मिलकर के आपको इस तैयारी में पूरा सहयोग देंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपको किसी भी तरीके का परेशानी अगर हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लासेस लग चुका है, बैचेस लग चुका है। अगर आप चाहे क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और टारगेट बैच ऑलरेडी जो हमारा चल रहा है अगस्त में स्टार्ट हुआ था, वो बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सारा सिलेबस जो है जल्दी कवर कर लेना है, तो जो ऑलरेडी बैच चल रहा है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज का डिटेल जो है आपको थोड़ी देर में भी मैं बताता हूं। जैसा कि साइंस में हम लोग किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो साइंस में आपका जो पेपर 1 है उसमें आपका एक टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप जेपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। क्या करके? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें जो वेटेज है, इसका वेटेज अगर आप देखेंगे तो इसमें 15 क्वेश्चन जो है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न। अगर 2 मार्क्स है अगर एक प्रश्न का, तो 30 नंबर का आपका सीधा सीधी आपसे साइंस पूछा जाएगा। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 3 पार्ट में जो है जेपीएससी ने जो है दर्शाया है। पहला है आपका जनरल साइंस, ठीक है, पहला है आपका इसमें जनरल साइंस, ठीक है। दूसरा है आपका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर में आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी इन सब सारी चीज़ों को जो है बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपको जो है ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। इससे संबंधित आप लोग को जब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2 तरह का बैचेस आपके पास अवेलेबल है। एक जेपीएससी पीटी का क्रैश कोर्स लग चुका है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी मात्र 699 रुपए में आपको कराई जा रही है, बहुत ही जबरदस्त टीम के साथ, ठीक है। लाइव क्लासेस है, और लाइव क्लासेस के बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम्स तक आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स है उसमें मैम का और टीम का, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कम समय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डेली क्लासेस आपको मिलेंगे,
ठीक है, डेली क्लासेस मिलेगा, टारगेट करके किसको किया गया क्रैश कोर्स कि आपको एग्जाम में पूरा मदद किया जाए, ठीक है। और उसके बाद है फ्री टेस्ट सीरीज जो है आपको ये भी अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस प्रकार आ रहे हैं। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो वो क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ वो 14 जेपीएससी का जो पीटी प्रीलिम्स का बैच लगा था, शिखर बैच, आप उसको जाकर के भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से क्लासेस किया हुआ है। तो कम समय में आप तेजी से 4 वीडियो 5 वीडियो देख करके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स स्पेसिफिकली आप उसको भी प्रेफर किया जा सकता है अगर आपका ये है कि नहीं, मुझे संक्षिप्त में पढ़ करके तैयारी मेरा पूरा हो चुका है, एक बार रिवाइज कर लेना, तो अब आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा कोर्स परचेस करना है, ये हमारा नंबर है। और इसके अलावा अगर कोई ऑफलाइन में भी आना चाहता है तो आप ऑफलाइन के लिए भी हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। प्लाजा में हमारा क्लासेस चल रहा है, अविनाश कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर इग्नाइट वाले फ्लोर में, डॉक्टर अमित मुखर्जी के अपोजिट वाले बिल्डिंग में हमारा क्लासेस चल रहा है, जिसमें आकर के आप जुड़ सकते हैं और बहुत कम पैसे में आपका बहुत बेहतरीन टीम के साथ तैयारी हो सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस देखें तो पेपर 1 में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें अगर हम 100 प्रश्नों में जाएंगे तो बहुत सारा टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना है। मेरा डिस्कशन का आज मेन मोटिव है कि हम लोग साइंस को किस तरीके से कवर करेंगे। तो साइंस का जो मेन हम लोग को समझना है, साइंस में अगर आप सिलेबस में देखेंगे, जेपीएससी का सिलेबस को देखेंगे, तो साइंस में आपका एक टॉपिक लिखा हुआ है जनरल साइंसेस, सामान्य विज्ञान के रूप में आपका एक वर्णन है। इस शब्दावली का उपयोग किया गया है जेपीएससी के द्वारा। अब इसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है कि इसमें फिजिक्स के प्रश्न कितने होने हैं, या केमिस्ट्री के प्रश्न कितने होने हैं, या बायोलॉजी के प्रश्न कितने होने हैं। इन सब को मिलाकर के इन्होंने बोल दिया है कि 6 प्रश्न होंगे, और हर एक प्रश्न का अगर 2 मार्क्स है तो टोटल आपके 12 मार्क्स के इन 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। अब किसका वेटेज कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता है। इन जनरल जो लास्ट 3-4 जेपीएससीओ में, जो 3 जेपीएससी हुआ 2016, 2021 और 2023 वाला जो लेटेस्ट फॉर्मेट में हुआ, उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे अधिक प्रश्न जो है वो बायोलॉजी से रहते हैं। कभी किसी वर्ष 3 से 4 प्रश्न भी पूछ लिए गए, कभी किसी वर्ष 2 से 3 प्रश्न भी पूछ लिए गए हैं, और इन दोनों से मिलाकर के भी 3 से 4, यानी 50% वेटेज इन दोनों का रहता है, 50% वेटेज करीब करीब इनका रहता है। यानी आप इन तीनों विषय को पढ़ेंगे तब आपका 6 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? तो इसको पढ़ने का जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप मुझसे पढ़ें, क्योंकि मैं इसको बहुत कम क्लासेस में इस तरीके से तैयार करवा दूंगा कि आपको एग्जाम में 6 में से 6 प्रश्न पूरी तरीके से सही करके आप आ पाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए, और इसके बाद अगर हम लोग फिजिक्स को शुरू करते हैं, फिजिक्स में हम लोग को किन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि वहां पे आपको जेपीएससी ने ये नहीं बताया है कि फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना होगा मेरे दोस्त, तब आप जान पाएंगे कि क्वेश्चंस कहां कहां से किन किन टॉपिक्स से जो है वो आ रहे हैं। तो फिजिक्स में अगर हम देखेंगे, भौतिक विज्ञान में देखेंगे, तो भौतिक विज्ञान में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, पहला टॉपिक है मेजरमेंट एंड और यूनिट, मापन और इकाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अलग अलग पद्धतियों के बारे में आपको जानकारी हासिल करना है कि एसआई पद्धति क्या होता है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, फिर एमकेएस पद्धति, फिर इसके अलावा कि किस तरीके से जब मापन किया जाता है तो परिमाण क्या होता है, ठीक है, उस जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन क्या होता है, किसी का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो मूल भौतिक इकाई किसको कहते हैं, पूरक इकाई किसको कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रा की इकाई किसको कहते हैं। इन जनरल अगर इंग्लिश में बोला जाए तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, इन सब के बारे में। फिर वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। फिर डायमेंशन के बारे में जानना है, एमएलटी, ये सारा चीज जो है फिजिक्स में जो है क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। दूसरा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल्स, मापन यंत्र और उसके पैमाने। ये भी बहुत आसान टॉपिक है। कुछ यंत्र है, उस यंत्र का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, या आपको कोई चीज दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इस चीज को नापना है तो किस यंत्र का उपयोग करेंगे। जैसे कि अगर मान लो दूध मेरा प्योर है, इसको नापना है तो क्या करेंगे, हम लोग लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि दूध में कोई मिलावट है या नहीं।
अब इसी प्रश्न को आपसे पूछ लिया जाए कि किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग दूध की शुद्धता को नापने के लिए, तो हम लोग तुरंत क्या बोलेंगे, हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, हम लोग यूज करते हैं लैक्टोमीटर का। इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए कि फैट जो नापा जाता है, जो वसा को नापा जाता है, दूध के अंदर कितना फैट है, इस चीज को नापना हो तो हम लोग क्या चीज का उपयोग करते हैं, तो तुरंत बोलना है कि हम लोग ब्यूटारीमीटर का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से बहुत अलग अलग, जैसे करंट को नापना है तो करंट के लिए क्या यूज करते हैं, एमीटर। विभवांतर यानी वोल्टेज को नापना है तो क्या यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर यूज करते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज होता है। इस तरीके से बहुत अलग अलग यंत्रों के बारे में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है और आने वाले समय में पूछा भी जाएगा। तो जेपीएससी जो 14th आने वाला है, 14वां जो जेपीएससी आने वाला है, उसमें तैयारी अगर आपको करना है तो आप स्टडी विद स्मृति टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अगला टॉपिक है मैकेनिज्म, ये मैकेनिक्स जिसको यांत्रिकी बोलते हैं। अब यांत्रिकी एक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसको टफ बना के रखें। इसमें 3-4 चीजें जो है आपको पढ़नी है, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको रुकेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में आप बहुत सारा चीज़ें जो पढ़ सकते हैं, न्यूटन का लॉज पढ़ सकते हैं, तीनों लॉज को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी किस तरीके से एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, परिवर्तित होती है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको बहुत अलग अलग तरह का और भी इसमें टॉपिक्स है जो पढ़ना है, जो कि हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। मोशन एंड ग्रेविटी अगर देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, अब इसके अंतर्गत जो है हम लोग को त्वरण जो उत्पन्न होता है गुरुत्व के कारण वो पढ़ना है। फिर हम लोग जिसमें जितना तरह का मोशन होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो ये सब किस वजह से हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। तो इसको सारा पढ़ना है। फिर उसमें हम लोग को सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पढ़ना है, जिसको अपकेंद्रक अभिकेंद्रक बल बोलते हैं, कि जब कोई चीज गोल गोल घूम रहा होता है तो एक बाहर की ओर बल लगता है उसमें, तो कौन सा ऐसा बल है जो इसको अंदर की ओर खींच रहा है। ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी जो है वो कभी भी सूरज में नहीं गिरती है, या चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पे आकर के नहीं गिरता है, ऐसा क्यों होता है, कौन सा ऐसा बल है जो इसको रोक करके रखा है, इन सब चीज को अध्ययन करना है। फिर इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जो हम लोग जी का वैल्यू निकालते हैं, तो जी का वैल्यू निकालते हैं, जी ये एफ का वैल्यू जो निकालते हैं फोर्स का निकालते हैं, ठीक है ना, बल का, तो जी mm/r² निकालते हैं। ठीक है, पृथ्वी का क्या कि बल कितना लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगा रहा है। फिर हम लोग पलायन वेग के बारे में जानते हैं, तो ये सारा चीज हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। आया बात समझ में। फिर अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जितना भी मटेरियल है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर में जितना भी तरह का परावर्तन है, अपवर्तन है, इससे संबंधित, ठीक है ना, प्रकाश से संबंधित सारा जितना भी गतिविधि है, ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, उसके रेरीफ्रैक्शन, ये सारा चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इंसिडेंट रेल क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है ना, स्नेल्स का नियम क्या है, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, फिर जीरोथ नियम होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो है हम लोग हीट से रिलेटेड हम लोग उसका इकाई भी देखेंगे, एसआई में पद्धति में इकाई क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है वेव मोशन, तरंग के बारे में पढ़ेंगे, कितना प्रकार का तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, इस तरीके का तरंगे होती है। फिर एक तरंगों का, यांत्रिक तरंगों का भी एक समूह होता है, जिसके अंदर केवल और केवल क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती, क्या होती है, सब चीज पढ़ना है। फिर दूसरा एक लिविंग होता है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जानते हैं, तो ये सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा चीज पढ़ना है, इसके अंदर टॉपिक्स है। ठीक है, और एक एक चीज छोटा छोटा पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए, बस बात मेरा बन जाएगा एग्जाम में। अगला है ध्वनि, ध्वनि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्वनि के अंदर में हम लोग को पढ़ना है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो इंफ्रासोनिक होती है, अल्ट्रासोनिक होती है, फिर ऑडिबल रेंज का भी होता है, जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो अश्रव्य होता है, श्रव्य होता है,
और पाराश्रव्य तरंगे होती है। फिर तरंगों का उपयोग जो होता है वो किस प्रकार से होता है, हाई पिच क्या होता है, जब कोई चिल्लाता है तो ऐसा क्यों होता है, लड़की लोग जब चिल्लाती है तो कान में चुभता है, लड़का लोग जब चिल्लाता है तो कान में नहीं चुभता है, लेकिन छोटा बच्चा लड़का हो या लड़की हो दोनों चिल्लाता है तो कान में चुभता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब छोटा छोटा प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है 6 to 10, और कुछ चुनिंदा चैप्टर्स ऐसा है साइंस का जिसमें 11th 12th का भी आपको कुछ चैप्टर्स को देखना पड़ेगा। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न आपको पता होना चाहिए, ओम्स का नियम क्या कहता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका सीरीज जो है, समानांतर कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद श्रृंखलाबद्ध तरीके से कनेक्शन किस तरीके से होता है, जिसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ओम्स का नियम क्या कहते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद जिसको हम लोग ओम में नापते हैं, उसके बाद फिर रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो अलग अलग, फिर घर्षण भी हम लोग को देखना है। फिर विद्युत तरंग का हम लोग को चुंबकीय प्रभाव भी देखना है। विद्युत धारा का, विद्युत तरंग बोल रहे हैं, विद्युत धारा का आपको चुंबकीय प्रभाव भी देखना है। उसके बाद कंडक्टिविटी है, तो मैग्नेटिज्म इसी के अंदर आ गया। फिर है आपका कंडक्टिविटी, इसी के अंदर हो गया चालकता। सुपर कंडक्टर वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें बिजली जब प्रवाह करता है तो जो अवरोध उत्पन्न होता है, उस अवरोध के कारण क्या होता है, एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। उसी रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है कंडक्टिविटी की। अगर रेजिस्टेंस पैदा ना हो, कोई रुकावट पैदा ना हो, तो फिर हम लोग को क्या बोलेंगे कि एक अच्छा कंडक्टर है। इसके बाद आप लोग को न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको बेसिक आपको पढ़ना है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एक होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है नाभिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हुआ जिसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जो है आदान और प्रदान होने के कारण इतना सारा सब दुनिया में जो है चीजों का निर्माण होता है। लेकिन जब नाभिक अभिक्रिया होती है, चाहे नाभिक का जुड़ना या नाभिक का टूटना, तब वो आता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में, जिसको बोलते हैं नाभिक विखंडन या नाभिक संलयन। तो नाभिक विखंडन हो गया तो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते नहीं, फिजन बोलते, यानी टूट गया, विखंडन हो गया। और नाभिक संलयन मतलब जुड़ गया, तो न्यूक्लियर फिजन बोलते, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सूरज में क्या हो रहा है, नाभिक संलयन हो रहा है। और एटम बम, परमाणु बम में क्या होता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, जो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें होता है नाभिक विखंडन। एटम बम में विखंडन, हाइड्रोजन बम में संलयन, सूरज में संलयन। ये सब चीज पढ़ना है अपने को इसमें। इसके बाद जब हम पढ़ लेंगे तो फिजिक्स मेरा कंप्लीट। छोटा छोटा टॉपिक है, 2-2 3-3 घंटा अगर हम दे देंगे तो 30-40 घंटा में हमारा, 30 से 40 घंटे में हमारा फिजिक्स जो है पूरा न्यूमेरिकल्स के साथ खत्म। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारा जो रसायन विज्ञान है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहला इसका नींव है, इसका जो एक तरीके से बोलेंगे फाउंडेशन है, जहां से ये चैप्टर शुरू होता है, वो है परमाणु संरचना, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी परमाणु से रिलेटेड जितना भी सिद्धांत था, चाहे वो थॉमसन थे, चाहे वो डाल्टन थे, चाहे वो बोर थे, उन सब के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानना है कि किसने क्या बोला था। रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है, वो पूरा उसका जो विकास का क्रम था उसको जानना है कि किस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। फिर हम लोग को पता चला कि जो हमारा क्या है, तो परमाणु होता है। परमाणु जो होता है उसके अंदर में क्या होता है, नाभिक होता है, जिसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों ओर घूम रहे होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अंदर होता है, इसको एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, तो ये सब जानना है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर नहीं होता है, वो कहाँ होता है, तो परमाणु के अंदर होता है, लेकिन नाभिक से बाहर घूम रहा होता है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, वो कभी भी अंदर नहीं जाता है। और जितना भी रासायनिक प्रक्रिया होती है किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के या तो आदान से या तो प्रदान से, यानी लेन देन से। इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण ही सारा जितना भी प्रॉब्लम अराइज होता है, जितना भी कंपाउंड बनता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस और सॉल्यूशन। ये दो टॉपिक पढ़ना है। फिजिकल और केमिकल चेंज में अगर हम देखेंगे तो जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन के साथ हम लोग कोलाइड भी पढ़ेंगे, ठीक है। और कोलाइड के साथ हम लोग सेडिमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो ये सॉल्यूशन में ही आ जाता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन का ही पार्ट हो जाता है, इसलिए इसको अलग से लिखा नहीं गया, ठीक है। अगर आप लोग इसमें देखेंगे फिजिकल यानी भौतिक, भौतिक चेंज में क्या हुआ, जैसे लकड़ी को हम काट दिए तो भौतिक चेंज है, ठीक है। पानी को बर्फ बना दिए, भौतिक चेंज है, यानी ऐसा परिवर्तन जिसको वापस घुमाया जा सकता है,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। कपूर को रख दिए तो कपूर क्या हुआ, ठोस था, ठोस से उड़ गया, गर्मी मिला तो किस में परिवर्तित हो गया, डायरेक्ट गैस में। बर्फ ठोस था, डायरेक्ट परिवर्तित हो गया पानी में, पिघला तो फिर पानी को गर्म किए तो भाप में परिवर्तित हो गया। तो ये जो परिवर्तन होता है जो तापमान में अंतर के कारण होता है, प्रेशर बढ़ा दिए तो गैस जो है परिवर्तित हो गया द्रव में, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, खाना सड़ गया। तो भौतिक परिवर्तन से देखा जाए तो उसमें कोई भी चीज को वापस कर लिया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कोई भी चीज को वापस किया नहीं जा सकता। खाना सड़ गया तो क्या वापस होगा, नहीं होगा। रोटी को तावा में चढ़ा के पका दिए तो क्या वो वापस कच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, चना को भून दिए और उसको सत्तू बना दिए तो वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मांस को पका दिए, रासायनिक परिवर्तन है। कोई ऐसा रिएक्शन करवाए जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ तो भौतिक परिवर्तन नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन को पहचानने का तरीका होता है, महक में बदलाव आ जाए, रंग में परिवर्तन आ जाए, तापमान में परिवर्तन आ जाए। तापमान परिवर्तन आ जाए सर कैसे, चूना को आप डाल दीजिए पानी में तो क्या होता है, अगर कच्चा चूना को पानी में डाल दीजिएगा, जिसको बोलते हैं अनस्लेक्ड लाइम, अनबुझा हुआ चूना, तो पानी में जाते के साथ चूना क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और गर्म होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, ऊष्मा को उत्पन्न करेगा और पानी खौलना शुरू कर देगा। और पानी जब गर्म होगा तो और रिएक्शन तेज हो जाएगा और पानी तेजी से जो है उबलने लगेगा। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें ऊष्मा का उत्पत्ति हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। एसिड को डाल दिए पानी में, एसिड और पानी का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्मा का उत्पत्ति होता है, तो ये कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसको वापस नहीं घुमाया जा सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये सारा चीज पढ़ना है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर में बहुत सारा टॉपिक्स है छोटा छोटा जिसको हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत कठिन नहीं है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। बट इतना सारा टॉपिक्स जो दिया हुआ है सबको आपको पढ़ना है, तब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ आपका 6 में 6 क्वेश्चन जो है पूरा हो सकता है। इससे पहले आप ये निश्चिंत नहीं हो सकते कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप इतना एश्योर हो सकते हैं कि आप कम पढ़ करके भी 6 में 6 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वो एक्सपीरियंस गाइडेंस के अंतर्गत ही हो सकता है, वो टीचर ही आपको बताएगा कि किस टॉपिक में आपको कितना एफर्ट डालना है और कितना एफर्ट नहीं डालना है। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बाद इसके बाद आपका मेटल, मिनरल्स, ओर्स, उसका प्रॉपर्टी, उसका इस्तेमाल, प्रयोग, गुण, ठीक है ना, उपयोग के बारे में पढ़ना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 5वां अलॉय यानी मिश्रित धातु। अलॉय क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, दोनों में अलग है। मिश्रित धातु जो होता है वो मिश्रण नहीं है दोस्त। अगर कोई चीज को निश्चित मात्रा में मिलाने पर उसका प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी उसके गुणों में परिवर्तन आ जाए और उस परिवर्तन कारण एक अलग टाइप का पदार्थ का निर्माण हो, एक ऐसा मिश्रण जिसमें उस लोहा का जो मूल स्वरूप था या कोई भी धातु या धातु का जो मूल स्वरूप था वो परिवर्तित होकर के एक नया स्वरूप का निर्माण कर दे, उस स्वरूप का हम लोग इस्तेमाल करें तो वो हो गया अलॉय। जैसे फॉर एग्जांपल सर, अगर हम आयरन को ले ले, लोहा को ले ले, तो एक धातु है और लोहा और कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु है। इन दोनों का मिश्रण को जब एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है दोस्त, स्टील का होता है। और ये स्टील जो होता है लोहा से भी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन इसमें स्टील में जो है अगर देखा जाए तो आयरन से भी ज्यादा मजबूत है। और कार्बन क्या होता है, कार्बन तो बहुत कमजोर होता है। कार्बन का केवल एक ही स्वरूप है जो बहुत मजबूत होता है, जो आयरन से भी ज्यादा कठोर हो सकता है, वो होता है डायमंड। लेकिन डायमंड का बात यहां नहीं हो रहा है, यहां पे बात हो रहा है केवल और केवल नॉर्मल कार्बन का, कोई भी जो कोयला हो गया किसी से भी मिलता है। तो आयरन और कार्बन देखो एक धातु है, एक अधातु है, दोनों का जब मिश्रण किया गया एक निश्चित मात्रा में तो एक मिश्रित धातु का निर्माण हुआ जो क्या बन गया, स्टील। अब इसी स्टील में अगर निकल मिला दिया गया, क्रोमियम मिला दिया गया, ठीक है, तो हम लोग का बन के आ गया तो मिल गया स्टेनलेस स्टील, एक ऐसा स्टील जिसमें कोई भी तरह का जंग आपका नहीं लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके का चीज का आपका निर्माण हो गया। अगर आप एक ही बार में सोचते कि इस तरीके का कोई चीज कर पाएंगे तो क्या ये चीज संभव था, नहीं। तो एक अलग चीज का आपको उत्पत्ति मिला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित धातु। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ना है, धातु पढ़ लिए, फिर अधातु को भी पढ़ना है, मिश्रित धातु को भी पढ़ लिए। इसके बाद जब नॉन मेटल्स में आएंगे तो बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब जो हमारा
एक तरीके से देखा जाए और क्या क्या टॉपिक्स है, तो एक टॉपिक मेरा जैसे कार्बन इट्स वेरियस फॉर्म, अगर हम लोग कार्बनिक पदार्थ में आएंगे, ठीक है ना, आधातु में आएंगे तो आधातु में बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो कार्बन्स में अगर हम लोग आते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ में, तो कार्बन और उसके अलग अलग रूपों के बारे में जानना है कि कार्बन किस किस रूप में होता है। तो एक हो गया कोयला में रहता है, फिर कार्बन जो है ग्रेफाइट के रूप में भी रहता है, ठीक है, ग्रेफाइट के रूप में भी रहता है। फिर कार्बन किसके रूप में रहता है, तो कार्बन डायमंड के रूप में भी रहता है। इसके अलावा कार्बन बक मिनिस्टर के रूप में भी रहता है। तो कार्बन का अलग अलग स्वरूप है जो हमेशा मिलते रहता है। फिर हाइड्रोजन और उसके अलग अलग कंपाउंड के बारे में जानना है। फिर सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनर्ट गैसेस, ये सब जो है आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलग अलग यूज, क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, क्या क्या पदार्थ बनाता है और क्या क्या कंपाउंड है, वो सब जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, कि कौन सा एसिड ज़्यादा ताकतवर होता है, कौन सा एसिड कमज़ोर होता है। एसिड और क्षार में अंतर क्या है, यानी अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। जब क्षार और अम्ल का आपस आपस में रासायनिक अभिक्रिया होता है तो किसका निर्माण निर्माण होता है, तो नमक का। तो नमक जो निर्माण होता है, नमक भी 4 प्रकार का निर्माण हो सकता है, ठीक है ना, 4 प्रकार से। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, दोनों का रिएक्शन होगा तो न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, वीक बेस रहेगा, तो इसमें जो मिलेगा तो एसिडिक साल्ट मिलेगा। तो इस तरीके का चीज़ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अम्लीय नमक भी होता है, क्षारीय नमक भी होता है और पूरी तरीके से उदासीन नमक भी होता है। ये तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता था तो आपको आज के बाद ये जब टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं CuSO4.5H2O को ही हम लोग कभी कभी बोलते हैं नीला थोथा, ठीक है। नीला थोथा के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीला थोथा के बारे में भी लोग जानेंगे। कॉपर सल्फेट नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो जिप्सम में भी हम लोग देख सकते हैं, जिप्सम भी होता है, ठीक है ना, जिप्सम भी हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग को कार्बोनेट मिलता है। तो बहुत अलग अलग तरह का चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। नीला थोथा हो गया, तो इसमें बेसिकली कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट अगर हम लोग देखेंगे तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है, नीला थोथा जिसको बोलते हैं। फिर हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रासायनिक विज्ञान में आएंगे। तो कार्बनिक रासायनिक विज्ञान में भी इसी तरीके से हम लोग को क्या क्या मिलेगा। तो पहला हो गया हम लोग को हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं, जिसमें भी हाइड्रोजन मिले और कार्बन मिले। जैसे हम लोग CH4 ले लिए मीथेन, C2H6 ले लिए इथेन, C3H8 ले लिए प्रोपेन। तो इन सब चीज़ को पढ़ेंगे। फिर C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, C और C के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, यानी कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। फिर अलग अलग तरह का अल्कोहल को देखेंगे, ठीक है। इथेनॉल जो होता है उसको पिया जाता है, लेकिन मिथेनॉल जो होता है वो जहरीला होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, एकलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, ठीक है, किसका एकलक कौन होगा, ठीक है, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, ये सारा प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। फिर एक होता है कृत्रिम पॉलीमर और एक होता है प्राकृतिक पॉलीमर। तो प्राकृतिक पॉलीमर में क्या हो गया, जैसे कॉटन हो गया, ये सब जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, ऊन मिल गया, ठीक है। फिर इससे बनाने वाला अलग अलग जो है, पिछले बार भी यूपीएससी में 2021 वाले में ये पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर आपको एक फाइबर दे दिया गया था, बोला गया था ये किससे आपको मिलता है, तो वो रैबिट से मिलता है या ऊँट से मिलता है या गोट से मिलता है। तो पश्मीना वुल के बारे में बोल दिया गया था, तो वो गोट से मिलता है, कश्मीरी गोट से मिलता है। तो इस तरीके का प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेगा। किसके लिए पढ़ना क्या है आपको, केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगला है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक अम्ल जो होता है वो भी होता है, जैसे नींबू में मिलता है तो नींबू में साइट्रिक एसिड। अगर हम सेब खाते हैं तो मैलिक एसिड मिलता है, इमली खाते हैं तो टार्ट्रिक एसिड मिलता है, टोमेटो खाते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ठीक है। अगर आप विनीगर ले रहे हैं तो उसमें एक तरीके से बोला जाए एसिटिक एसिड मिलता है, उसी का साइंटिफिक नेम हो गया इथेनॉइक एसिड। चूटी काटता है तो मिथेनॉइक एसिड होता है, खुजली पत्ता में मिथेनॉइक एसिड होता है। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, तब वहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगा, ठीक है। अंगूर में कौन सा मिलता है, तो टार्ट्रिक एसिड मिल सकता है, साइट्रिक एसिड भी मिल सकता है। केला में कौन सा मिलता है, तो टार्ट्रिक एसिड मिलता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को जो है आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। एक्सप्लोसिव पदार्थ के बारे में कि टीएनटी क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। टीएनपी क्या होता है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। उसके आप आरडीएक्स के बारे में सुने होंगे, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, ठीक है। साइक्लोट्रॉन उसका नाम होता है यूएस में, इंडिया और पाकिस्तान में उसको आरडीएक्स बोलते हैं, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, बहुत पावरफुल होता है।
डी एन डी फिर डायनामाइट के बारे में सुने होंगे, ठीक है, डायनामाइट क्या होता है वो जानेंगे, फिर एमाटॉल क्या होता है। तो ये अलग अलग पदार्थ प्रकार का जो है विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। फिर हम लोग ईंधन में आएंगे, तो ईंधन में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या तरह का ईंधन होता है। तो ठोस गैस होता है, तो गैस में कौन कौन सा ईंधन होता है, फिर ठोस में कौन कौन सा होता है, तरल में कौन सा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण ठोस से होगा, उससे कम तरल में, और गैस में सबसे कम। फिर गैस में कौन कौन सा चीज़ होता है, तो गैस में हम लोग के पास सीएनजी होता है, ठीक है, एलपीजी होता है, पीएनजी होता है, फिर सीबीडी होता है, कोल बेड मीथेन होता है, सीबीएम कोल बेड मीथेन होता है। उसके अलावा फिर हम लोग का एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस हो गया, ये सब के बारे में जानेंगे। कोल गैस क्या होता है, वाटर गैस क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो कोल गैस, वाटर गैस, ये सारा चीज़ देखेंगे। फिर हम लोग का जो खान होता है, खान में कभी कभी विस्फोट हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी हो सकता है और मीथेन की वजह से भी हो सकता है। थोड़ा मात्रा में ही ये मौजूद रहेगा तो विस्फोट हो सकता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ना है। इतना सिलेबस है, आपको आपको पूरा सिलेबस आपको डिकोड कर दिया जा रहा है। उसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग जैसे एसिड को यूज़ करते हैं, जैसे अचार बनाते हैं तो उसमें नींबू गाड़ देते हैं, तो जल्दी वो ख़राब नहीं होता है, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बहुत तरह का मटेरियल को जो है हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं वो जानेंगे। इसके अलावा एल्डिहाइड्स का भी यूज़ किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में नहीं, लेकिन प्रिजर्वेटिव के रूप में। जो बायोलैब्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे एल्डिहाइड्स का यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को सड़ने से बचाने के लिए। उसके अलावा नमक का यूज़ करते हैं, नमक से भी बचता है। फिर न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर मेडिसिन के बारे में जानेंगे, ईटीसी, जो आपका एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है कि मेडिसिन्स मतलब कौन सा मेडिसिन्स, वो मेडिसिन्स नहीं जो आप नॉर्मल ड्रग्स में यूज़ करते हैं, वो उस मेडिसिन्स जिसका यूज़ करके आप बहुत अलग अलग तरह का दवा बनाते हैं, ठीक है। तो वो आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। डिटर्जेंट और सोप के बारे में पढ़ना है कि डिटर्जेंट और सोप में अंतर क्या होता है, डिटर्जेंट कैसे बनता है, सोप कैसे बनता है, और इससे संबंधित कि कौन सा हार्ड वाटर होता है, कौन सा सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर अगर होता है तो वो किसकी वजह से होता है, सॉफ्ट वाटर होता है तो किसकी वजह से होता है। अगर कहीं पर हार्ड वाटर है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। पानी को बॉईल करने पर हार्ड वाटर रिमूव होता है कि सॉफ्ट हार्ड सॉल्ट और मतलब हार्ड वाटर साफ हो सकता है पानी को उबालने पर या नहीं हो सकता है। बोरिंग वाला पानी को जब हम लोग नहाने के लिए यूज़ करते हैं और साबुन लगाते हैं तो बाल चिपचिप हो जाता है। तो अगर हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं या शैम्पू का यूज़ करते हैं तो वो चट नहीं होता है बाल, ऐसा क्यों होता है। लेकिन वहीं पर अगर नल का पानी हमारे घर में आता है तो उसमें हमारा फेन जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो क्यों होता है। तो हार्ड वाटर में ऐसा क्या रहता है, तो बहुत सारा हार्ड वाटर में ऐसा डिजॉल्व सॉल्ट मौजूद रहता है जो जब हम सोप डालते हैं तो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए झाग कम होता है। लेकिन डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए डिटर्जेंट में ज़्यादा झाग होता है। तो ये सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर के बारे में जानना है कि फर्टिलाइजर कैसे कैसे बनता है, जैसे एनपीके फर्टिलाइजर है, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, ठीक है। इस तरीके से डीएपी एक फर्टिलाइजर है। तो अलग अलग फर्टिलाइजर्स के बारे में हम लोग को जानना है कि किसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन मौजूद रहता है, बस इतना, और किसका उपयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको आप कर लिए। अगला आपको इसमें जो जैसे ही करेंगे तो ये कंप्लीट हुआ। अब आप लोग आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। ये आपका बी था, ये आपका बी पार्ट था। अब हम लोग बायोलॉजी में आ गए, ये आपका सी हो गया, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका सी हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सी हो गया। बायोलॉजी में आपको सबसे पहले सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की उपशाखाओं के बारे में जानना है कि बायोलॉजी में क्या क्या शाखाएं हैं और किस चीज़ का अध्ययन को क्या कहते हैं। सीधा सीधी प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, बहुत सारा दिया रहता है। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लीजिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगला है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो अलग अलग इसमें धारणाएं हैं, ठीक है ना, ठीक है। कैसे ओरिजिन हुआ इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, उन धारणाओं को पढ़ना है। और अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग इवोल्यूशन के बारे में बात किया है। डार्विन प्रिंसिपल है, ठीक है ना, अलग अलग प्रिंसिपल है, बहुत सारा हम लोग प्रिंसिपल को देखेंगे। तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि उत्पत्ति किस तरीके से हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ का। अगला है टैक्सोनॉमी, यानी जीवों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। किंगडम क्या है उसका, फाइलम क्या है, डोमेन क्या है, इस तरीके से कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में एक बेसिक जानकारी हम लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोशिका, सेल। सेल अगर आप पढ़ेंगे तो सेल से हर साल एक प्रश्न तो आपको पक्का है कि सेल से रहेगा ही, कभी कभी दो प्रश्न भी हो सकता है।
तो सेल यानी कोशिका आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको वंश गति भी पढ़ना है, यानी हेरिडिटी भी पढ़ना है कि किस तरीके से जीन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, ट्रांसफर होता है। ये सारा चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में, बहुत प्रश्न जो है इससे पूछा जा रहा है। अब अगर हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है मानव शरीर संरचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान से, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इन इतने सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों में आपको सबसे पहले पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। आपको डायरेक्ट बोल देगा कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कहाँ पे होता है, ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में जो यहाँ पे जॉइंट होता है ये कौन सा जॉइंट है, कौन कौन सा जॉइंट ऐसा है जो 360 डिग्री घूम सकता है, 270 घूम सकता है, 180 घूम सकता है। तो शोल्डर जॉइंट जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन वहीं पर अगर इसको देखें तो ये घूम नहीं सकता। फिंगर वाला देखें तो यहाँ तक जा सकता है, किसी का यहाँ सट सकता है, ये कलाई कहाँ तक मुड़ सकता है। पैर जो है अगर आप देखेंगे तो पैर को उल्टी दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता, ऐसे मुड़ सकता है, लेकिन इसको उधर मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगा। फिर यहाँ का जो हिप का जो जॉइंट होता है सॉकेट जॉइंट, वो हड्डी कौन सा लंबा है, ठीक है। टोटल हड्डी का संख्या कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हड्डी का शरीर में कौन सा होता है, ठीक है। हड्डी क्या क्या चीज़ से बना होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डी की संख्या कितना रहता है, बड़ा होता है तो कितना हो जाता है, तो बड़ा होने पे 206 हो जाता है, बच्चे में हड्डी की संख्या ज़्यादा रहता है। तो ये सारा चीज़ अपने पढ़ना है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है कि पाचन तंत्र में किस तरीके से पाचन शुरू होता है, वो उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है कि पाचन का एक एक स्टेप, कौन कौन सा चीज़ रिलीज होता है और कैसे उसका पाचन होता है, चाहे इसमें वसा का हो यानी फैट का हो, प्रोटीन का हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का हो, सबका डाइजेशन हम लोग को पढ़ना है। और डाइजेशन जब पढ़ना है तो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी आएगा, ये कैसे उसको अवशोषित करता है शरीर, इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर हम लोग को विटामिन एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि शरीर को क्या क्या पोषक तत्व का आवश्यकता होता है, ठीक है। जब इसको आप पढ़ लेंगे, अगला टॉपिक इसमें और क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कि श्वसन तंत्र किस तरीके से काम करता है। जब आप सांस को लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन का मात्रा अधिक रहता है, पूरे शरीर में वो किस तरीके से फैलता है, तो लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है कि जितना भी आप सांस लेते हैं तो लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुंचा रहता है, वो लंग्स क्या करता है, ब्लड में उसको अवशोषित करा देता है ऑक्सीजन को, और वहीं पर लंग्स में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से जमा होकर के हार्ट आपको पंप करता है, वहीं पर एक्सचेंज होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। कभी कभी आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का अधिक मात्रा में अगर कोई रह ले तो वो उसका मृत्यु हो जाता है या वो ब्रेन डेड भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो सब भी जानेंगे, ठीक है। जैसे ठंडा के दिन में कोई बोरसी रख करके सो गया तो उसका डेथ भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल अगर कर लिया तो बहुत डेंजरस होता है। फिर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम के यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे कि जब खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, जितना अवशोषित होना था हो गया, तो लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में एक्सक्रीट होता है। तो एक्सक्रीट कहाँ से होता है, एनस से होता है। सबसे लास्ट स्टेज जो अगर डाइजेशन का देखा जाए तो छोटी आंत में ही होता है, बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल जो फालतू आइटम जो बच जाता है शरीर में वो अवशोषित होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन यानी पाचन का अंतिम क्रिया जो है वो कहाँ पे घटित होता है, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो कई बार लोग जो है बड़ी आंत को चुन लेते हैं, जो कि गलत उत्तर है। छोटी आंत में ही पाचन का सारा गतिविधि खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बड़ी आंत में केवल और केवल क्या होता है, जो बचा कुचा प्रोटीन, कुछ अगर प्रोटीन बोल रहे हैं, कुछ ऐसा पानी का ज़रूरत है या कुछ विटामिन से या मिनरल्स जो जरूरी है शरीर को, तो वही बड़ी आंत क्या करता है, उसको वापस शरीर में अवशोषित कर लेता है। इतना ही काम उसका होता है। फिर नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। फिर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें अंतरस्रावी तंत्रों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, किस तरीके से अलग अलग ऑर्गन जो है, अलग अलग ग्लैंड जो है, अलग अलग चीज़ जो है वो सिक्रीट करता है। रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी का, ह्यूमन बॉडी और फिजियोलॉजी का जो है पार्ट है। इसको जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगला टॉपिक जो इसमें पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग को जो पादप शरीर क्रिया है उसका, उसमें सबसे पहले पढ़ना है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट न्यूट्रिशन यानी पादप को पोषण कैसे मिलता है। फिर प्लांट हार्मोन यानी पादप को जो है हार्मोन कैसे मिलता है, मतलब कौन कौन सा प्लांट हार्मोन होता है। जैसे कि प्लांट को अगर लंबा होना है तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, प्लांट को अगर कोई चीज़ को पकाना है तो इथिलीन अगर हम रिलीज करते हैं तो इथिलीन से कोई भी चीज़ क्या हो जाता है, पक जाता है। कार्बाइड अगर हम यूज़ करते हैं, कार्बाइड, तो कार्बाइड से कोई भी चीज़ को रखने पर फल वगैरह पक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बाइड जब रिलीज एटमॉस्फेयर में जो मौजूद वाटर वेपर रहता है उससे कार्बाइड जब रिएक्ट करता है तो इथिलीन गैस को रिलीज करता है। कौन सा गैस, इथिलीन। और इसी को
कॉमन नेम एसिटिलीन भी बोलते हैं। और ये एसिटिलीन गैस जो है प्लांट के लिए एक तरीके से राइपनिंग हार्मोन है, यानी कि इसको मिलते के साथ प्लांट को ये इंडिकेशन जाता है कि इसको पका देना है, तो ये गैस रिलीज होगा और उसको क्या करने लगेगा, वो पकाना शुरू कर देगा। तो ये सारा चीज हो गया। अगला है प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में किस तरीके से होता है, तो सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वगैरह अगर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे गुलाब का डंटी को काट दिए, काट करके मिट्टी में लगा दिए तो उससे भी पेड़ निकल जाता है। क्लोनिंग क्या होता है ये सब पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ प्लांट का पढ़ना है। फिर प्लांट इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा पादप जो है प्लांट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो मेडिसिनल यूज़ के लिए हो, चाहे उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जिसके वजह से हम उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, इंपोर्ट नहीं पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट में यूज़ किया जा सकता है, जैसे चंदन वगैरह, ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अगला टॉपिक, आपको लग रहा है ये टॉपिक्स बहुत सारा पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, आपको इसमें सब में थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको पढ़ना है, बहुत शॉर्ट में खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है। सब में आपको सतही ज्ञान लेना है, बहुत डेप्थ में नहीं घुसना है। अब डिजीज के बारे में आपको जान लेना है गिन करके कि वायरल डिजीज कितने प्रकार का है, ठीक है, कौन कौन सा है वो जान लेना है। बैक्टीरियल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग जान लेना है, जीवाणु जनित रोग जान लेना है, कवक जनित रोग जान लेना है, अन्य परजीवी रोग जान लेना है, अनुवांशिक विकार जान लेना है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, क्रोमोजोम एक्स वाई हो सकता है या एक्स एक्स हो सकता है, किसी में डबल एक्स वाई भी आ जाता है, किसी में ट्रिपल एक्स वाई भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब जब आता है तो वो इंसान जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, वो जेनेटिकली थोड़ा डिसेबल होता है, या उसी को बोलते हैं डिसेबल ने एक्स्ट्रा एबल्ड, ठीक है ना, पैर से अगर वो मजबूर है या हाथ टेढ़ा हो गया या कुछ, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये क्रोमोजोम का नंबर बदलता है, ठीक है, ये सेक्स क्रोमोजोम है, इसका नंबर बदलेगा तो उसको दिक्कत आएगा, ना वो पूरी तरीके से मेल रह पाएगा ना फीमेल रह पाएगा। कभी वो मेल की तरह दिखेगा लेकिन फीमेल ऑर्गन पार्ट्स भी उसमें रहेगा, कभी वो फीमेल की तरह दिखेगा लेकिन मेल ऑर्गन पार्ट भी डेवलप रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं रहेगा, पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा कि ना ही वो मेल बन पाया ना ही फीमेल। कभी कभी आपको मेल फीमेल का तो नहीं, लेकिन आपको मेंटली वो डिसेबल मिलेगा। तो जीन का अगर क्रोमोजोम का जो है नंबर वो बदलेगा तो वो दिक्कत करता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर कहीं पर भी बदल सकता है, ठीक है। तो 24th पेयर होता है तो कभी 45 में भी बदल सकता है, किसी किसी में 44 42 में भी बदलता है। तो सब में अलग अलग तरह का डिजीज जो है वो उत्पन्न दिखता है, क्योंकि वो नॉर्मली नहीं दिखता है, तो वो अनुवांशिक के अंदर आ जाता है। फिर डिफिशियंसी, नॉन कॉन्जुगेस एंड अदर डिजीज आ गया। डिफिशियंसी मतलब कोई चीज़ का कमी हो गया, अब हड्डी में कैल्शियम का कमी है तो हड्डी टूट जाएगा, ठीक है ना, तो ऑस्टोपोरोसिस हो गया उसको। अगर किसी को विटामिन सी का कमी हो गया तो स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के का कमी हो गया तो रतौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। तो कोई चीज का कमी से कोई डिजीज उत्पन्न हुआ तो वो हो गया आपका डिफिशियंसी कारण। और कुछ ऐसा डिजीज होता है जो संक्रमित असंक्रमित वाला हो, जैसे लीवर में डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया, तो कोई हम लोग सुने थे लेड ज़्यादा ले लेने की वजह से किडनी डैमेज हो रहा है, या कोई ऐसा कोई गैस को इनहेल कर रहा है जिस वजह से लंग्स डैमेज हो सकता है, तो ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद मैन प्लांट्स डिजीज हो गया, मानव एवं पादक रोग हो गए, कि ह्यूमन में होने वाले कुछ रोग के बारे में अपने को जान लेना है, ठीक है, अलग से, और प्लांट में होने वाले डिजीज के बारे में कुछ जान लेना है। इसके बाद अगला जो बायो में हम लोग का पार्ट्स आता है वो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग को जितना भी रिसेंट अपडेट्स है वो सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होता है। जैसे बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ठीक है ना, कॉटन में क्या क्या, उसके बाद शिप यानी भेड़ में क्या क्या जेनेटिकल चेंजेस हो रहा है। फिर जैसे कि हम लोग का खच्चड़ बन के तैयार हुआ, घोड़ा था और गधा था, दोनों को मिक्स कर दिया गया, म्यूल बन के तैयार हो गया, लेकिन उसमें प्रजनन करने का क्षमता नहीं है, ये सारा चीज़ देखना है। फिर मिसलिनियस बहुत सारा टॉपिक्स है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो सब देखेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग का एंड होगा, तो ये हमारा जनरल साइंस का टॉपिक्स था। दूसरा पार्ट है हमारा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है एग्रीकल्चर यानी कृषि, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है अभी जो हम लोग का सेकंड पार्ट आया, इसमें पर्टिकुलरली कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो अगेन इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो कि अगेन कितना नंबर का है, तो अगेन ये भी कितना मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चंस 2 नंबर एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा। अब एग्रीकल्चर में जो सबसे पहला टॉपिक अभी हम लोग देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो अगेन आपको मिलेगा जो भी रीसेंट अपडेट्स है, जो भी रीसेंट एडवांसमेंट है, कैसे होता है, ठीक है, कौन सा चीज़ का यूज़ करके हम लोग उसको एडवांस करते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि वो हो जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग को बेसिक जानना है, एकदम बेसिक, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड रीसेंट एडवांसमेंट इसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है।
इन डेप्थ अगर देखा जाए तो जो जो करंट अफेयर में रहा है, कोई नया प्लांट मिला है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कैसे मिला, क्या हुआ, उससे रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपने को जान लेना है। थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा अपने को जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये टॉपिक हम लोग को जानना है। उसके बाद हमारा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंडियाज जोन एंड स्पेसिफिक जोन्स ऑफ झारखंड। यानी कि अगर देखा जाए तो कृषि जलवायु क्षेत्र, भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं झारखंड के विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में जानना है। इसमें जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो झारखंड रहेगा, और कुछ अगर करंट अफेयर में कुछ ऐसा चीज हो रहा है जो बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया या कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो गया, इस तरीके का अगर चीज हो रहा है तो उसमें मेरा मेन फोकस रहेगा। जैसे कि आज ही हम लोग का डिस्कशन हो रहा था मेरा और विकास सर का, तो उसमें बात निकल के आया कि इस बार इंडिया जो है चावल के उत्पादन में नंबर 1 रैंक पे रहा। तो ये अब ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारा डिस्कशन भी हो रहा था कि इस बार जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बन करके आ सकता है, क्योंकि अब कौन सा जगह में राइस का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्या उसको कंडीशंस चाहिए। ठीक है, तो मेजर जो खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स है, इनके बारे में हमको जानना है कि इंडिया में कौन कौन सा मेजर है। ठीक है, एमएसपी किन किन चीजों पर दिया जाता है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, झारखंड में ऐसा कौन कौन सा क्रॉप है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो इन जनरल एमएसपी दिया जाता है उसके अलावा भी दिया जाता है, या कौन कौन सा ऐसा राज्य है, तो वो सबको एक बार नजर में रखा जाता है। जो हॉट टॉपिक्स रहता है उसको देखा जाता है। तो इस बार का राइस जो है एक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा प्रजाति है राइस का जो उपयोग किया जाता है, जो बरसात में उगाया जाता है, ठंड में कौन कौन सा ऐसा है जो उगाया जा सकता है, जो कम पानी में भी उग सकता है, उसकी कुछ वेराइटीज के बारे में जानना होगा अपने को। ठीक है, फिर अगला हम लोग को देखना है इसके अलावा और कौन कौन सा क्रॉप्स है जहाँ पे क्या क्या उगाया जा सकता है, ये सारा चीज देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। क्या क्या चीज इसमें हो गया, तो सबसे पहला हो गया कि जैसे कि हम लोग का फसल प्रतिरूप हो गया, खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद फसलों को की समझ होना चाहिए कि कब लगाया जाता है, कौन सा मंथ होता है, कितना पीरियड होता है, क्या क्या चीज़ की जरूरत होता है, कौन कौन सा ऐसा फसल है। ठीक है, तो ये सब जानेंगे। अगला पांचवा, सॉइल साइंस मेजर सॉइल टाइप, आईसीआर स्पेसिफिकेशन, फर्टिलिटी यूज एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाइक वर्मी कंपोस्ट। अब अगर इसमें देखेंगे तो फर्टिलाइजर वाला तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया, फर्टिलाइजर वाला। ठीक है ना, डीएपी यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, एनपीके यूज करते हैं, बहुत तरह का फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कभी जमीन में जो है बहुत ज्यादा जमीन जो है क्षारीय हो गया तो उसको अम्लीय बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अम्लीय है तो क्षार बनाने के लिए क्या करते हैं, तो बहुत ज्यादा अम्लीय है तो क्षारीय बनाने के लिए चूना का छिड़काव कर दिए, बहुत ज्यादा क्षारीय है तो जिप्सम का छिड़काव कर देते हैं तो उससे अम्लीय हो जाता है। तो ये पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, पीएच को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीका का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन सा सॉइल टाइप है पूरे इंडिया में, इन जनरल हम लोग कहाँ कहाँ क्या मिलता है, एक बेसिक आइडिया तो आपको रहता ही है क्योंकि आपको ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है। तो उसके अलावा आपको एक झारखंड स्पेसिफिक भी आइडिया होना चाहिए, जो आपको मैम पढ़ाएंगे ये झारखंड में, तो वो सारा चीज भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मिट्टी मिलता है और कौन सा मिट्टी में कौन सा फसल आसानी से हो सकता है। ठीक है, और किसमें कौन सा पोषण तत्व का कमी होता है या अधिकता होता है, वो सारा चीज देख लेना है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्मी कंपोस्ट हो गया, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, केचुआ खाद जो होता है इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम लोग इसका तुरंत आंसर कर सकते हैं। मृदा विज्ञान, प्रमुख मृदा प्रकार जो आईसीएआर के द्वारा किया गया है, तो 8 के करीब करीब आपको पढ़ना है इसमें, 8। अगला है सीड टेक्नोलॉजी, यानी सीड टेक्नोलॉजी में सारा चीज़ आपको पढ़ना है, नया नया कौन सा सीड का जो है रिसेंट में अभी ऐड किया गया, कौन कौन सा सीड जो है न्यूज़ में रहा है। ये तो प्रीवियस ईयर का जितना भी करंट अफेयर अभी 1-2 साल का रहा है उसको आपको पढ़ लेना हो। 2023 के बाद जेपीएससी जब हुआ है उसके बाद का जितना भी करंट अफेयर है वो पढ़ लेना होगा, उसमें देखना होगा कौन कौन सा नया वेराइटी का जो है डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली आपको मोटा मोटी यही देखना है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, यूज ऑफ एआई, ड्रोन इन फार्म्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका सिलेबस में है, लेकिन इसमें अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो न्यूज में रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर चीज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जीएम फसलों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, बाकी ये सारा चीज आप सतही रूप से देख सकते हैं। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर इसमें जाएंगे पीटी के प्रोस्पेक्ट से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा जानना है, थोड़ा थोड़ा जानना है, बस थोड़ा थोड़ा जानना है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है टेक्नोलॉजी वाला डेवलपमेंट में अगर देखेंगे तो क्या क्या टॉपिक्स है जो इसको आपको पढ़ना है।
ठीक है, तो पहला हो गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय और अनविकरणीय ऊर्जाओं के बारे में जानना है, जिसको आप बार बार हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। जैसे कि हवा को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हवा कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो कभी खत्म नहीं होगा, तो इस तरीके का। लेकिन अगर कोयला का यूज कर रहे हैं तो कोयला एक समय में खत्म हो जाएगा। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिक के ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर ऊर्जाओं का उपयोग कर रहे हैं जो एक दिन खत्म हो जाने वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। और जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, रिन्यूएबल है, उसको रिन्यूएबल बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, तो संलयन से भी प्राप्त होता है, विखंडन से भी प्राप्त होता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। उसका ईंधन के रूप में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका संरचना कैसा रहता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन सा होता है, और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी जब होता है तो क्या क्या होता है, सोचिए, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये सब रिलीज होता है। तो अल्फा बीटा और गामा में अंतर क्या होता है, ठीक है। और हीलियम जो होता है वो +2 होता है, तो असल में क्या रहता है, तो अल्फा रेज रहता है, ठीक है ना। एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, किस में सबसे ज़्यादा आपका नुकसान पहुंचाने की क्षमता होता है, ये सारा चीज़ अपने को पढ़ लेना। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड लॉन्च स्टेशन। अब ऑर्बिट का जो है बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे पोलर होता है, जियो सिंक्रोनस होता है, जियो स्टेशनरी होता है, अलग अलग ऑर्बिट होता है। फिर लॉन्चिंग स्टेशन के बारे में जानना है कि SLV था, उसके बाद मैक आ गया। तो इस तरीके से लोड बेरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ते गया, तो वो सारा चीज़ पढ़ना है। रिसेंट में भी कौन सा यूज़ कर रहा है, ये सब करंट अफेयर के हिसाब से देखना है। और प्रीवियस का थोड़ा सा, प्रीवियस ईयर का जो भी टॉपिक्स रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कितना तरह का लॉन्चिंग स्टेशन होता है और क्या क्या होता है, कहाँ से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। हम लोग उसको पोलर ऑर्बिट से करते हैं या इक्वेटर से करते हैं, भूमध्य रेखा से करते हैं या ध्रुव से करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग को देखना है। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, ये सारा चीज़। फिर कॉन्सेप्ट एंड लॉन्च स्टेशन के बारे में जानना है। सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के बारे में जानना है कि इंडिया के पास क्या क्या है, जो कि हम पहले भी बताया आपको। डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो भी नया मिसाइल्स वगैरह डेवलप हो रहा है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। और कौन कौन सा टेक्नोलॉजी उस डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है। जैसे आज के समय में हम लोग सुन रहे हैं कि लेज़र वाला सिस्टम भी डेवलप कर रहा है इंडिया, और इसराइल वगैरह डेवलप कर रहा है, कि अब हम लोग को गोला बारूद दागने का ज़रूरत नहीं है, केवल एक लाइट निकलेगा, टीस जला के खाक कर देगा मिसाइल को। तो कोई भी गोला बारूद जलाने का ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगा। इसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जानना होगा। तो AI बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो AI के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि AI क्या है, ठीक है। तो AI जो है क्वांटम कंप्यूटर में काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर में क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता है, तो 0 चलता है, 1 चलता है, 0 से लेके 1 दोनों हो सकता है, या 0 1 एक साथ दोनों हो सकता है। तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मल वाला जो था उसमें क्या था पॉसिबल, बाइनरी में या तो 0 होता है या 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे अनंत संभावनाएं हो जाती है। तो ये बहुत सारा चीज़ है जिसमें पढ़ना है। फिर रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स हो गया, ये सब हो गया, छोटा छोटा टॉपिक्स, एकदम बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है। करंट से रिलेटेड जो भी अपडेट है इसमें पढ़ लेना है। नैनो टेक्नोलॉजी, ये सबको देखना है कि ये सब में क्या नया चीज़ आ रहा है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी में ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं लेना है, बस आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर पार्टिकल फिजिक्स, ये सब में अगर कुछ नया चीज़ आ रहा है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में कुछ नया चीज़ देखने को मिला, जैसे एक बार बहुत ज़्यादा फेमस रहा था गोल्डी लॉक जोन, ठीक है, गोल्डी लॉक जोन क्या होता है। तो इस तरीके से अगर कुछ कुछ ऐसा टॉपिक रहा तो आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में भी ऐसा कुछ भी आ सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी का जब बात आए पता होना चाहिए। एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति, कि क्या क्या नया टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो गया, किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। रिसेंट हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़, जितना भी तरह का हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है या जितना तरह का डिजीज़ है जो करंट अप में अभी चल रहा है, चाहे वो इंसान में हो, कोई जानवर में हो, या कोई पेड़ पौधा में फैल रहा हो, ठीक है। इसके अलावा कोरोना से रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स है, ठीक है, कोई वैक्सीन्स का या कुछ ऐसा कोई चीज़ स्ट्रेन मिला या कुछ भी मिला, तो क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक बन गया कि अपने आप में इससे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में जो है लगातार पूछा जा रहा है, तो ये भी अपने को पढ़ना ही है।
इसके बाद है मिसलिनियस टॉपिक्स। मिसलिनियस टॉपिक्स कुछ ऐसा है टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि आपको हेवी वाटर क्या होता है इसके बारे में जानना है, ठीक है, जैसे D2O, ठीक है ना, ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, हेवी वाटर बोलते हैं। T2O को हम लोग नहीं बोलते हैं ट्रीटियम को, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। तो हेवी वाटर के रूप में हम लोग ड्यूट्रियम यूज करते हैं, जो एक समस्थानिक है किसका, हाइड्रोजन का। अगला है नार्को एनालिसिस, क्या होता है, जब किसी को कोई क्राइम कर देता है तो नार्को एनालिसिस करते हैं, तो किस तरीके से किया जाता है, क्या ऐसा यूज किया जाता है। 3D प्रिंटर तो सुने थे, 4D प्रिंटर क्या होता है, केवलर बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में, एजेंट ऑरेंज, इस तरीके का चीजें जो करंट अफेयर में रहती है या बहुत हॉट टॉपिक्स है। जैसे कि आप देखें तो ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट क्या हो गया, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स क्या हो गया, बायोडाइजेस्टर यानी जैव अपघटक तकनीक क्या हो गया, जल शोधन प्रौद्योगिकियां के बारे में जानना है कि किस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है कोई चीज़ को साफ करने के लिए। एकदम बेसिक बेसिक जानकारी भैया, कि हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और एक्वापोनिक में अंतर क्या होता है। एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा ये हाइड्रोपोनिक है, एरोपोनिक है या एक्वापोनिक है, तो आपको ये तीनों में अंतर बोल देगा, तो बस पता होना चाहिए कि क्या है। अब बोल देगा ब्लू प्रिंट प्रोजेक्ट जो है वो किस चीज से संबंधित है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए किस चीज से संबंधित है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आखिरी टॉपिक है जिसको हम लोग को देखना है, इसमें है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगेन इसमें जो है 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और ये टोटल जो है 6 नंबर का होगा। और इसी के साथ जो है आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 15 क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। इसमें पहला आपको टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखना है। अब इसमें सब कुछ पढ़ना है, जैसे लाइडार भी पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद इसमें रडार सिस्टम भी पढ़ना है, रडार कैसे काम करता है, फिर इसमें लेज़र भी पढ़ना है, फिर ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ लेना है थोड़ा सा, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, ठीक है, फिर रेडियो वेव्स क्या होता है, माइक्रोवेव्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे, इस तरीके से। फिर इंटरनेट के बारे में जानना है। अब इंटरनेट जानेंगे तो 4G क्या होता है, 5G क्या होता है, कभी आपको वोल्टी दिखने को मिलता है, कभी LTE मिलता है, क्या अंतर है, नेट का स्पीड किस तरीके से हो रहा है। फिर एलन मस्क ने अनाउंस कर दिया कि सैटेलाइट से वो फ्री इंटरनेट दे देगा दुनिया को, तो क्या करेगा ऐसा। फिर ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस नेटवर्क एंड देयर वेरियस एप्लीकेशन, ये क्या है, तो जीपीएस में भी जानना है, जीपीएस के बारे में कि जीपीएस क्या है। तो इंडिया का अपना जीपीएस है, उसको हम लोग बोलते हैं IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कितना सैटेलाइट लगा हुआ है, किस तरीके से कम्युनिकेशन में यूज होता है, नहीं होता है, ये सारा चीज अपने को जानना है। इंटरनेट, वैश्विक इंटरनेट, प्रशासनिक नेटवर्क और उनके विभिन्न उपयोग, इस तरीके से दुनिया में अलग अलग के पास किस किस तरह का नेटवर्क मौजूद है। इंक्रिप्शन क्या होता है, बहुत बार सुनते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, इसका मतलब क्या होता है, बस यही सारा चीज जानना है। फिर साइबर सिक्योरिटी, जो भी नया वायरस आ गया है जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, या कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म्स है, हैक हो गया कोई चीज़ तो क्या है इसका मतलब, IP एड्रेस है तो क्या होता है, और इस तरीके का छोटा छोटा चीज़ जो होता है कि बेसिक, एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो एकदम रिसेंट न्यूज़ में रहा है वो सब हम लोग को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद आ गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी इसमें आ जाता है। तो फंडामेंटल कंप्यूटर में जो बेसिक कंप्यूटर का पार्ट्स होता है उसके बारे में जानना है, उसका यूजेस जानना है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आपका एक तरीके से मेंस का टॉपिक है, लेकिन अगर कोई इससे रिलेटेड कोई संबंधित करंट अफेयर रहा है कि किसी चीज़ को शामिल कर लिया गया है IPR में, या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आ रहा बात समझ में, तो इसको भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा सारा एनालिसिस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ना पड़ेगा, ये सारा टॉपिक्स है, और इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स को तोड़ करके मैंने बता दिया, और इसको आपको पढ़ना है। और ये सारा चीज़ आपको पढ़ने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 से 70 घंटा चाहिए, 70 to 80 आवर्स चाहिए। अगर आप थॉरोली इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो क्रैश कोर्स आएगा उसमें अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एक सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, कहीं पर कोई डाउट आपको नहीं बाकी रहेगा। मात्र 699 रुपये का क्रैश कोर्स है, अभी ऑफर प्राइस में, प्राइस
कुछ दिनों में बढ़ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसको लीजिए और जबरदस्त तरीके से फायदा उठाइए और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। बहुत हुआ बेरोजगारी का मार, अब की बार सरकार हमारा साथ देगा नहीं देगा, क्या होगा नहीं होगा, हम लोग को अपना मेहनत करना है। बहुत तरह का उल्टा पुल्टा सुनने को मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को क्या करना है, अपने को मेहनत करना है, मेहनत अपने हाथ में। तो पूरा इस बार जोर लगा देना है और इस बार नौकरी अपने को लेना है, मेहनत अपना करना है, कहीं ना कहीं हम लोग को सिलेक्शन ले लेना है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या करें, डिमोटिवेट करने के लिए आए यहाँ पे? नहीं, हम लोगों का काम है मोटिवेट करना, और मोटिवेट करके ही आप लोग को आगे प्रोत्साहित करना है कि आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है ना? क्योंकि अगर इंसान तो सोचता भी है कि कब मर जाएगा, मृत्यु कभी भी आ सकता है, तो क्या हम इस मारे रोते रहे? क्या नहीं ना रो सकते। हम लोग को जीने का तो इच्छा रहता ही है, रहता है कि नहीं? बस वैसे ही नौकरी होना नहीं होना किसी को नहीं पड़ता है, बहुत टैलेंटेड लोग का नहीं हो पाता है। ठीक है। तो अपने एंड से गलती नहीं होना चाहिए, अपना 100% प्रयास देना है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग जुड़ेंगे, क्लासेस लगातार करेंगे। और इतने मेहनत से मैंने आपको सारा इकट्ठा एक जगह दे दिया, इसके बाद आपको आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं है। यही टॉपिक्स है जो इसको पढ़ना है, मोर देन इनफ, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसा आया है, और उसको हम लोग डिकोड करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स को हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, तो हमारा एकदम सिलेक्शन का संभावना सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।